Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Zishan, founder of Evero Startup School. Our goal is to make Pakistan the #1 entrepreneurial country in the world, inshallah by 2030. And we're going to do that by liberating you from job slavery and making you a startup pioneer. Today we have a very special guest. It is Mr. Wajahat Ali. He's the CEO of Man's Gazette and Waji's Art. He's also a cryptocurrency investor. What's surprising about him is that he's only 22 years old and his degree has nothing to do with business. So, without further ado, let's go right over to him. जी वजी, काइंडली अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी जो एजुकेशन है वो किस तरह की थी और आप एंटरप्रेन्योर के तौर पे किस तरह से आगे आए। डॉक्टरी तो मुझे करनी नहीं थी, तो मैंने कहा कि अच्छा चलें, आप एडमिशन किधर करवाएंगे, नंबर आएंगे तो एडमिशन करवाएंगे ना। तो लिटरली मेरे पूरे हिस्ट्री में, मतलब उस 12 साल की एजुकेशन में सबसे बुरे मार्क्स मैंने अपने एफएससी के अंदर लिए, सिर्फ इसी वजह से कि मुझे डॉक्टरी की एजुकेशन नहीं करनी थी, मुझे लाइफ में मतलब अपने लिए कुछ करना था। तो खैर वो एक फ़ेज़ गुजरा, मैं कॉमसेट के अंदर बायोसाइंसिस के अंदर मैंने एडमिशन ले लिया, क्योंकि अब वो बायो की डिग्री के साथ बंदा वही काम एक कर सकता है जो रह जाता है। अच्छा, वहाँ से लाइफ का बड़ा इंटरेस्टिंग फेज स्टार्ट हुआ। मतलब बच्चों की ग्रूमिंग हो रही होती है, नए नए यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, डिफरेंट लोगों से मिल रहे होते हैं, डिफरेंट वे ऑफ ओपिनियंस ले रहे होते हैं। तो एक बचपन से एक हुनर रहा था कि मुझे पेंटिंग्स का, मुझे आर्ट्स का बड़ा शौक़ रहा है। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैंने मतलब बुक्स वगैरह लेना स्टार्ट की और ऑनलाइन कोर्सेज, मतलब इंटरनेट का पॉजिटिव यूज़ अगर आप करें तो आपको, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी टीचर की आज के दौर में ज़रूरत है। अगर आप ये कहते हैं कि मतलब अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं, एक्सक्यूज़ करते हैं कि यार सिखाने वाला नहीं मिला, तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। मतलब आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, आपके पास सबसे बड़े गूगल और यूट्यूब है। मैं इनको हज़रत गूगल अलैहिस्सलाम और हज़रत यूट्यूब अलैहिस्सलाम कहता हूँ, सारों को कहता हूँ कि भैया आपको ज़िंदगी में कुछ भी पूछना है ना, तो हज़रत गूगल से पूछो तो वो आपको लिखा लिखाया पढ़ा देंगे, और हज़रत यूट्यूब से पूछोगे तो वो करके दिखा देंगे। तो ये दो चीज़ें मेरे पास ज़िंदगी में बड़ी मज़े की रही हैं कि मैंने किसी से नहीं पूछा जाके, कि पहले खुद रिसर्च कर ली कि भाई आया इसका क्या वो है। तो जैसी मतलब इस इंटरनेट के अंदर मैं जब सही तरह से घुस गया तो चीज़ें बड़ी मज़े की लगने लगी। मतलब दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो आपको सिखाने के लिए, आपके लिए कितनी सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि आप सीखें, नई नई चीज़ें सीखें। तो फिर इसी तरह बहुत सारे फोरम्स हैं, तो फिर वो आर्ट्स की एक रिलेट पूरा मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी। तो क्या नाम है, फिर पेंटिंग स्टार्ट की मैंने। अब मज़े की बात, मसला मेरे लिए सब, फिर एक और मसला आ गया। मसला ये था कि मैं पेंटिंग सीख रहा हूँ गोरों से, इंटरनेशनल आर्टिस्ट से, उनके पास जो इक्विपमेंट है वो उनके पास प्रोवाइड है वहाँ पे। अब मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पे वो इक्विपमेंट नहीं मिल रहा। फिर वहाँ से मैंने एक और चीज़ सीखी कि वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ। तो आपको पाकिस्तान में हर चीज़ मिलेगी, बस उसके नाम मुख्तलिफ होंगे। तो मैंने जब चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट की, मतलब वो लिटरली हाई फाई ब्रशेज़ जो वहाँ $50-60 का एक मिल रहा था, वो यहाँ लिटरली में 60 रुपये का, 70 रुपये का मिल रहा है किसी बहुत पुरानी हार्डवेयर स्टोर पे। लेकिन बात यह है कि आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारी अवाम या हमारी यूथ जो है वो कहती नहीं यार मेहनत नहीं करनी, हम मंगवा लेंगे बाहर से। अब जब इस तरह रिसोर्सेज के नीचे गया तो, क्योंकि उस वक्त, अब इसका एक और पर्पज़ है कि मैंने ये काम क्यों किया। मेरे पास पैसे होते तो मैं डेफिनेटली बाहर से मंगवा रहा होता। रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड थे मेरे पास, और मैं लीन स्टार्टअप अप्रोच है कि रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड थे, और मुझे वही दिन का जो अब्बा जी से ख़र्चा मिल रहा है, या हफ्ते का या महीने का, मुझे दादाबू से मिलते हैं 3000 रुपये महीना, जो मैंने अभी तक लेना नहीं छोड़े। उसका एक अपना क्रेज़ है, और मैं कहता हूँ निकाल के रखो जी, ये मुझे लाजमी चाहिए। तो खैर वो एक बड़ा मज़े की जर्नी। आपका मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ भी आपको पता है कि बंदा सोशल हो तो कितने खर्चे हो जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो उस फेज़ में मैंने अपने आप को काफ़ी इस लीन स्टार्टअप के तौर पे ना बहुत मैच्योर कर लिया था कि रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज से आप मैक्सिमम काम कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरह वो चीज़ें रिसोर्स आई, पेंटिंग स्टार्ट की तो लोगों ने एडमायर करने लग गया मेरे काम को। तो वहाँ से भी मुझे लगा यार पेंटिंग तो बिकती हुई है, इससे पैसे भी आते हैं। तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स करने लगी, कुछ क्या नाम है ट्यूशन स्टार्ट कर दी, साथ साथ नॉलेज लेता जा रहा हूँ, नई नई चीज़ें। फिर मैंने लोगों को सप्लाई किया कैनवस बना के,
सप्लाई किया कि भाई ये कैनवस ले लो। उस वक्त मुझे बचते थे कोई 60-70 रुपये, लेकिन मैं अच्छा कैनवस बनाता था और सिर्फ आर्टिस्ट को जाके देता था। तो वो काम चला, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आया कि मेरा टाइम बहुत ज़ाया हो रहा था और आउटकम बहुत कम थी। तो मैंने कहा यार ये नहीं, वो बाहर से ले लेंगे जहाँ से ले रहे हैं, मैं अपना इस पर फोकस रखूँ। फिर मैंने अपने आप को मैच्योर किया। फिर वो एक फ़ेज़ आया जब मुझे वाकई थोड़ा बहुत आर्ट आ गया। मतलब एक स्टार्टअप से लेके आपका एक फ़ेज़ आता है, मतलब लाइफ का ना जैसे टर्निंग पॉइंट होता है। तो जब वो फेज़ आया तो मैंने जब अपना पिछला काम देखा तो मैं कहा यार ये मैं क्या करता रहा हूँ। लिटरली वो 100-150 पेंटिंग्स मैंने उसको रिमूव किया कवर से और मैंने जला दी कि यार ये मतलब ये अगर मेरे सामने रही तो मैं शायद आगे वाला काम ना कर पाऊँ, कुछ मज़े की चीज़ें ना निकाल पाऊँ। तो वो मैंने जला दी, किसी को भी नहीं दी। लोग पता नहीं जो भी, उसको मैंने नहीं पढ़ा हुआ इतना, लेकिन ये मैंने जला दी। इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया तो थोड़ा से मतलब मज़े की चीज़ें। हाँ परफेक्ट, मतलब ये बहुत मतलब ये मेरे अभी मैं आऊँगा उसमें जब मेरा फेज़ फैक्ट्री की तरफ जाएगा, मेरे ब्रांड की तरफ जाएगा। तो ये फेज़ आया तो मतलब उसके बाद फिर ये होगा कि मेरे जो काम था वो थोड़ा सा मैच्योर होने लग गया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैच्योर होने लग गया। फिर जब हो रहा था तो आपको पता है कि एक चीज़ आपको आती हो तो आप अपने एडमायरर ढूंढते हैं, मतलब एक नेचर है ये। तो मेरी सराउंडिंग में कोई ऐसा बंदा नहीं था। इस्लामाबाद में आपको वैसी गिनती चुनने के मिलेंगे, कोई ऐसे आर्टिस्ट मिल रहे हों अपनी अपनी जगह पे, और वैसे भी हम आर्टिस्ट वैसे ही इंट्रोवर्ट होते हैं तो उनको सोशलाइज होना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। तो अपनी वीडियो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं था कि यार कोई वीडियो मेरी देखेगा या नहीं देखेगा, मुझे एक एंटरटेनमेंट मिल रही है, मैं काम कर रहा हूँ, जा रहा है और अपलोड हो रहा है, सेव हो रहा है, रिगार्डलेस के कुछ मुझे इससे आएगा। तो ये एक बड़े मज़े की जर्नी स्टार्ट हो गई। ये स्टार्ट हुआ तो फिर हम क्या नाम है उसी से आगे चलते चलते क्रिप्टो करेंसी के अंदर चले गए, यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर ही। तो क्रिप्टो करेंसी में क्या हुआ, कैंपेन मैनेजिंग करते थे हम लोग, अभी भी कर रहे हैं, खैर वो एक एक्स्ट्रा सेपरेट पार्ट है। तो उसमें क्या करते थे, हमारे पास कैंपेन की जो है प्रमोशन करने की एक बड़ी मज़े की स्ट्रेटजी थी कि हम उसका पोस्टर बाय हैंड बना के उसकी एक वीडियो बना के वो उनकी प्रमोशन करने के लिए चढ़ा देते, रिगार्डलेस कि आप कोई सॉफ्टवेयर डिजिटल वो, तो उसका मतलब मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस मिल जाया करती थी कि यार एक मैं पोस्टर बना रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे उनको पोस्टर भी नहीं देना, मतलब उसमें कोई एरर है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको जानते हैं क्या किस किस्म का ये दुनिया है। तो वो किया तो उससे अर्निंग स्टार्ट हो गई। अब अर्निंग स्टार्ट हो रही है तो आर्टिस्ट कहता है यार मैं अपने इक्विपमेंट बढ़ाता रहूँ, तो वो अर्निंग वहीं की वहीं निकलती रही। फिर मेरी पेंटिंग्स बिकने लग गई, कुछ पैसे वहाँ से आने लग गए। तो फिर आई बात हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स आ गया। उससे पहले मैं बुक्स पढ़ता था, तो मुझे सर ने रेफ़र की। मैं कहा सर कोई एंटरप्रेन्योरशिप की बुक दें, वैसे मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे ये पता है जॉब नहीं करनी, लेकिन करना क्या ये नहीं पता, मैं बिजनेस क्या करना ये नहीं पता। मैं कहा कोई बुक बताएं मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की ना, तो कहते हैं कि रिच डैड पुअर डैड पढ़ो, रॉबर्ट कियोसाकी। तो मेरा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और मतलब पूरी की पूरी मेंटालिटी चेंज हुई जब मैंने वो क्या नाम है रिच डैड पुअर डैड पढ़ी। मैंने कहा यार हद हो गई, मतलब आपकी सारी की सारी लाइफ एक तरफ और ये जो दुनिया है वो तो बिल्कुल ही एक तरफ। आपका टोटल लॉजिकल, टोटल आपको मतलब एक चीज़ बता दी गई है कि भाई यही कुछ है, यही रास्ता है, इतना आसान है मतलब आपको पैसा बनाना, आप किसी की नौकरी करने से बेहतर। तो जब वो स्टार्ट हुआ तो एक क्रेज़ आ गया। अब एंटरप्रेन्योरशिप का पहले ये मैं फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ अपनी क्लास की ना, तो मैं कहा सर ये करना है तो बुक रेफ़र करें। अच्छा विद इन वीक हमारी उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा, आपने फाइनल कर, जैसे हर एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास में होता है कि भाई आपने को बिजनेस प्लान लाना है। बिजनेस प्लान छोड़े, हमने फाइनल में पूरा का पूरा बिजनेस करके उनको एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स के साथ दिखा दिया। तो ये बात फर्स्ट वीक की है। अब मैं, मेरे एक दोस्त इरफान जो कि CEO है बाउंटी पोर्टल्स का, मेरा को पार्टनर है, को फाउंडर है, मेरी बैंस गज़ेट का क्या नाम है ऑपरेटिंग ऑफिसर है, चीफ, उसी के साथ सलमान वो फाइनेंशियल ऑफिसर है इसका, और वो उसकी ब्लैक फायर कंपनी है उसका CEO है। तो हम तीनों ने गैदर किया, मैंने एक आइडिया दिया, मैं कहा यार ये है, हम मतलब मेंस वेयर में मेरे पास वैसे आइडिया था जैसे अब आपने $1 मिलियन आइडिया उसमें शेयर किया था, एक मेरे पास भी है। हमारी जो इस वक्त सबसे अरूज पे इंडस्ट्री है ना बिज़नेस की, वो एजुकेशन इंडस्ट्री है। अब इस एजुकेशन इंडस्ट्री से भी ज़्यादा जो पैसे कमा रही है वो एकेडमीज़ हैं। बिल्कुल, वो मेकिंग सो मच मनी, मुझे लोग उसको एकेडमी बना लो, मतलब
अन्नेवाह जिसे कहते हैं ना, वो पैसे कमा रहे हैं, मतलब कोई पूछताछ नहीं है। मतलब बच्चा फेल भी हो रहा है तो बच्चे की गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनकी क्लास में कोई ऐसा है जो टॉप कर गया, वो उसकी तस्वीर लगा देंगे। तो मतलब वो पेरेंट्स उस बच्चे को कहेंगे कि भाई तुम्हारी गलती है, वो देखा बच्चे को वो टॉप कर गया, एकेडमी में भी तुम्हें भेज, हाँ, यूनिवर्सिटी में भी तुम फिर भी कुछ नहीं करे। अच्छा, इन्होंने एक पूरा एक बिजनेस बनाया हुआ है, अभी भी उस पर कोई प्लान नहीं कर रहा। हमारा जो सबसे बड़ा सेक्टर है ना, जैसे आप बात करते हैं ना कि हमें एंटरप्रेन्योर्स, मेरी एज के, मतलब आई एम जस्ट 22, तो उस एज को हमने, यही एक एज है ग्रेजुएशन के बाद बच्चे सोच रहे होते हैं जॉब करनी है नहीं करनी, तो ये एक एज को आप टारगेट करें। मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो बच्चे हैं छोटे, जो अभी ग्रूम कर रहे हैं। तो वो जब इस एज में पहुंचेंगे, उनका अगर दिमाग हम ऐसा क्लियर कर देना कि अब मेरा छोटा भाई है रज़ा, उसने इस 14 अगस्त पे मुझसे कहा कि लाला मुझे 1000 रुपये चाहिए। मैंने कहा क्या करना है? लाला बिज़नेस करना है, ले लो। तो मैंने पूछा नहीं कि मतलब क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या सीन है। अब मेरे से छोटा जो अब्बास, उसको पैसे दिए। उसने कहा भी अब्बास भी मुझे ना पटाखे और फुलझड़ियाँ ला के देनी है आपने। तो वो जहाँ से ला रहा था वहाँ मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, रेट बहुत कम था। जहाँ हम रहते हैं वहाँ सप्लाई नहीं थी। अब ये उसको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, सप्लाई एंड डिमांड का खेल क्या है, लेकिन उसने वो इम्प्लीमेंट किया अपनी, मतलब वो अभी 7th क्लास में है। तो और उसने मंगवा ली, और उसने जब 14 अगस्त गुजर गई तो उसने कहा लाला ये 3500 रुपये। मैं कहा क्या, ये क्या है? लाला ये वो बिज़नेस किया था ना उसका। किया क्या था? ये किया था, मैं 15 रुपये की डब्बी मंगवाई थी पटाखों की, और मैंने 55 रुपये की बेची। तो मैं कहा ले ली लोगों ने? कहते हाँ बच्चों ने ले ली, अभी और भी मांग रहे, मेरे पास है नहीं। तो खैर ये सारा सप्लाई एंड डिमांड, तो हमें वो, मैं वैसे आपको इसमें ना एक अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरी जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी था ना, वो 4 साल की उम्र में शुरू हुई। मैं इधर रहता था, मेरे वाले साहब उस टाइम पे आर्मी में थे, और ये लेन नंबर 1 रेस कोर्स ग्राउंड के सामने जो है ना, इधर हमारा घर था। तो यहाँ पे एक है कासिम मार्केट, तो वहाँ पे ना उस टाइम पे, दिस इज़ लाइक 1988, उस टाइम पे ना नए नए निंजा टर्टल्स के कार्टून्स आए थे, तो उसके स्टिकर जो थे ना, दे वर गोइंग लाइक क्रेजी। तो वो ना 4 रुपये की शीट मिलती थी उधर मार्केट से ना, और मैं अपने स्कूल में 5 रुपये की भेजता था। ये काम हमने भी किए। मतलब वो मैंने तो खैर पेन्स मार्केट में अच्छे पेन ले आता था तो क्लास में भेज दिए जी ये मैंने रज़ा को भी कहा, मैं कहा ये मैं करता था, वो नहीं लाला ये पुराना हो गया, कुछ नया करेंगे। तो इस तरह वो जर्नी स्टार्ट हुई। हम क्या नाम है, आर्ट से रिलेटेड वो सारा काम करते करते आए, क्रिप्टो करेंसी में आए। उसी दौरान हमारी ये क्या नाम है, लास्ट ईयर का स्टार्टअप मेंस गज़ेट था। हमने एंटरप्रेन्योर की क्लास में हमने प्रेजेंट किया। अब इसका स्टार्टअप क्या था, इसकी तरफ आते हैं कि मतलब ये आइडिया क्या था। आइडिया हाँ बेसिकली हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसको मॉडिफाई किया। आइडिया ये $1 मिलियन कॉलर का ऑलरेडी मौजूद है इंटरनेट पे, अगर आप लोग सर्च करें। मेरी गाड़ी में भी पड़े हुए हैं उसके, मैंने जो कॉलर स्टेज मंगवाए थे और मैंने उसको इंस्टॉल करवाया अपने क्या नाम है, क्या कहेंगे उसे, टेलर से। मैंने कहा यार ये शर्ट्स में इंस्टॉल कर दो। तो इशू ये हुआ था कि वो टूट गए स्टिचिंग के दौरान। जब उसको मैंने पहना तो वो क्रैक कर गए। अब जब वो क्रैक कर गए तो उसकी शेप और बुरी हो गई। फिर मैंने सोचा यार ये मतलब कुछ ना कुछ तो करना है मुझे दरअसल ना, वो आपने अक्सर देखा होगा लोगों को इंटरव्यू, अब आप गौर करेंगे बाकायदा, लोगों के कॉलर्स ना स्लॉपी हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। एक बटन खोला होगा ना तो अभी तो आपके ढके हुए हैं ना, लेकिन वो एक्चुअली बाहर गए हुए होते हैं, घूम फिरे होते हैं, कोट के अंदर कोई गिरा हुआ होता है, कोई ऊपर होता है। मुझे वो चीज़ बड़ी बुरी लगती थी। तो मैंने अपनी शर्ट्स ऑलरेडी, मतलब इस आइडिया से पहले मैं अपनी शर्ट सारी की सारी उस तरह मॉडिफाई कर चुका था। आइडिया सोचा, सारी रात बैठा रहा, मैं कहा यार क्या करूं रीज़नेबल चार्जेस में। वो 10,000 रुपये के मेरे 10 शर्टों के आए थे खाली। तो आइडिया आ गया। अब हम ये बात कर रहे हैं और इस तरह, अच्छा हाँ, हम उस $1 मिलियन आइडिया की तरफ थे। अब आए हम कि जो हमारी उसका ऑडियंस है ना, एकेडमिक्स जो हैं, इसको हम अब कैसे ख़त्म कर सकते हैं। बच्चों के पास, छोटे से छोटे बच्चों के पास आईपैड्स हैं, इंटरनेट एक्सेस है। अगर वो कुछ और देखें ना देखें, यूट्यूब पे कोई ना कोई सीज़न ज़रूर देख रहे हैं और उससे वो ज़्यादा जल्दी लर्न कर रहे हैं चीज़ें। बजाय इसके कि हम बच्चों को एकेडमीज़ भेजें, हम पूरा का पूरा सिलेबस एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाएं, एक चैनल बनाएं यूट्यूब पे, जिसमें बाकायदा ऑफिशियल कंटेंट हो, क्लास 1 से लेके इवन जो आपके FSC तक आपका जो पूरा का पूरा कंटेंट है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। क्योंकि कंटेंट आपको पता चेंज ही नहीं होता। 50 साल वही हमारे, जब हमने FSC की थी तो हमें पता चलता था कि हमारे टीचर्स ने भी यही पढ़ा हुआ है। तो
तो अब जाके कई बुक्स चेंज हुई हैं, लेकिन ये इस वक्त बड़ा मज़े का है क्योंकि अब बुक चेंज होगी, अब 50 साल तक बुक चेंज नहीं होगी। तो ये इस वक्त एक ऐसा फेज़ है कि ये अगर मतलब कोई इम्प्लीमेंट करना चाहे, कोई चैनल बनाना चाहे तो बहुत अच्छा स्कोप है कि उसमें क्या होगा कि आप जाके सिर्फ कुछ भी नहीं, आप जाके उनको और इस चैनल को प्राइवेट रखें, आप एक्सेस दें, आप कॉलेजेस में जाएं, प्रिंसिपल्स के पास, आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के पास जाएं, उनको जाके कहेंगे यार हमारे पास पूरा का पूरा कंटेंट रेडी है, ये उसकी एनिमेटेड वीडियोस हैं बच्चों के लिए और बाकायदा प्रोफेसर्स डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स वगैरह जो भी हैं। तो हम पर बच्चा 100 रुपये लेंगे फॉर द होल ईयर। अच्छा, बाय द वे ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो हो रहा है। फॉर एग्जांपल मूडल के नाम से एक है, CMS के आपके पास होते हैं सर, बट दे आर नॉट बीइंग यूज्ड इन द राइट वे। बस वो सिर्फ होता है अटेंडेंस लगाने के लिए आपने, एंड दैट्स इट। मतलब मेरा वो नहीं है, मेरा ये है कि हमने अनऑफिशियली देना है, हमें इसे स्कूल से कोई लेना था, इट्स मतलब प्राइवेटली काम करना है, लेकिन इनको हेल्प बच्चों को ही करा। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ, ये एक स्टडी मैंने पढ़ी रिसेंटली जिसमें था कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स कौन से हैं। तो एक स्टार्टअप था जिसकी ना 4200% ग्रोथ हो रही थी मंथली, यानी कि इतना बड़ा उसका ग्रोथ हो रहा था। तो वो स्टार्टअप था क्या? वो था कि कुछ सिलिकन वैली में पेरेंट्स थे जिन्होंने अपने बच्चों को देखा कि वो हर वक्त टैब पे लगे होते हैं, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया जिसके अंदर दे कैन ओनली प्ले गेम्स व्हेन दे डू अ लिटिल बिट ऑफ वर्क। तो वो थोड़ा सा काम करते हैं, फिर एक गेम खेलते हैं, फिर काम करते हैं, फिर गेम खेलते हैं। तो वो उन्होंने ना अपने बच्चों के लिए बनाया, एंड देयर किड्स वर डूइंग स्ट्रेट एज। तो और पेरेंट्स ने आके ना उन्हें कहना शुरू किया कि हमें बताएं किस तरह क्या सीक्रेट है, एंड दे स्टार्टेड सेलिंग देम द ऐप। तो ये बेसिकली ना आपकी जो बात थी इससे बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, 4200% पर मंथ ग्रो कर रहा है। बिल्कुल जी। तो मतलब उससे मतलब वो तो उस पेरेंट ने इनिशिएटिव लिया ना, तो यहाँ तो कोई भी नहीं, पेरेंट्स इतनी मतलब मशक्क़त ही नहीं करते कि यार बच्चों को बाकी आके कुछ कर दें, ट्यूशन लगाएंगी अगर कुछ हो जाए तो। एग्री करते हैं हम लोग सारे पाकिस्तानी, यही कर रहे हैं सारे पेरेंट्स। तो फिर उसमें उस वक्त का प्लेटफॉर्म यही होगा कि आप उनको बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहां वो एजुकेशन कंटेंट, खेल, मतलब एनिमेटेड वीडियोस में, मतलब लिटरली मैं इस वक्त क्या नाम है, अभी मैंने बैचलर्स की डिग्री की है और मैं अपने लास्ट सेमेस्टर तक study.com एक साइट है जहाँ मैं रजिस्टर्ड हूँ, मतलब एज अ स्टूडेंट, और वहाँ की मैं कुछ भी सीखना होता है वहाँ उन्होंने इवन साइंस कंटेंट को एनिमेटेड बना के किया हुआ है। मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ और उसको एनिमेटेड चीज़ों से क्लियर कर लेता हूँ, और वो इतना मज़े का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, फिर आपको वो भूलता नहीं है। अच्छा, ये आइडिया, एक ही आइडिया मैंने सर को दिया, सर ने कहा बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी एक्सपेंसेस चाहिए, आपको पूरी एक टीम चाहिए, वर्क काफ़ी चाहिए। मैं कहा दूसरा एक आइडिया मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह मेरी शर्ट है आपकी, सर उनकी शर्ट कुदरती तौर पे ख़राब थी, मतलब बिखरी हुई थी, अभी क्लास लेके निकले थे ना तो उन्होंने कोट उतारा और वो इसी तरह। मैं कहा सर आप अपनी शर्ट देखें किधर जा रही है, आप देखें मेरी शर्ट, मतलब ये हमारा एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो भी रही है कि हमने प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अपना तमाम टीचर्स के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि उनकी शर्टें ठीक नहीं हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, यूँ देखा, मुझे देखा, यार ये क्या है मतलब उन्होंने पूछा, मैंने कहा सर ये हमने प्लास्टिक बोन सी ऐड की हुई है इस कॉलर के अंदर कि वो इस वाले कॉलर को स्ट्रेंथ दे प्लैकेट्स के अंदर ना, जिससे ये अपनी जगह पे मेंटेन रहें नो मैटर क्या एक्सटर्नल प्रेशर्स क्या आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा, अच्छी आइडिया है। तो मैं कहा सर मैं मतलब अगर ये वाला बिज़नेस करें कि हम मॉडिफाई कर दें, क्योंकि मैंने मॉडिफाई करवाई थी, मॉडिफाई कर दें इस शर्ट्स को ना, तो मतलब 100 रुपये में मॉडिफाई कर दें इस चीज़ को, किसी की शर्ट लें। तो उन्होंने कहा कि यार देखो हम जैसे या कोई भी ना, वो एक अपना शॉपर उठा के शर्टें ला के आपको नहीं देंगे कि आप भाई ये हमारी शर्टें लगा के दे दो, हालांकि वो करते तो हमें ज़्यादा शायद प्रॉफिट होता। तो लेकिन उन्होंने कहा कि आप शर्ट्स बना दो। तो हमने कहा सर हाँ ठीक है, मतलब अगर हमने सर से पूछा, मैं कहा सर अगर हम इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है, तो आप कितनी शर्ट्स ले लेंगे? मतलब उसी आइडिया के बीच पे मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि सर आप कितनी शर्ट्स ले लेंगे? तो हाँ, प्री सेलिंग होगी। तो सर ने कहा कि मैं 6 ले लूँगा। तो हमने फिर वो इसी तरह आइडिया लोगों को डिफरेंट टीचर से शेयर करने लग गए। मतलब इतने सारे टीचर्स हमें जानते थे, अब मतलब 7वें सेमेस्टर में हम आ गए थे, तो आए जाए जिधर जो भी टीचर मिल रहे हैं हम उन्हें कह रहे हैं सर ये आपका कॉलर ठीक नहीं है, ये देखें मेरा कॉलर ये इस तरह होना चाहिए एक्चुअल, आप टाई पहनी भी नहीं है, देखें कॉलर किधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। हंसते लगते थे वो, क्योंकि हमारा फ्रैंकनेस काफ़ी मज़े की थी। तो इस तरह चलते 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 हमने एक बूट स्टार्टअप किया अपने, तो बूट स्ट्रैपिंग।
मेरे पास लाख रुपए थे, मेरे दो दोस्तों के पास, हमने लाख रुपया इकट्ठा किया। हमने कहा 3 लाख रुपए हैं, लेकिन हम इसमें से 1.5 लाख का सेव कर लेंगे। 1.5 लाख के अंदर हम अपना जो भी स्टार्टअप करना होगा वो हम करेंगे, जो भी किस मतलब एक लिमिटेड। तो हमने डोमेन रजिस्टर किया, 99 रुपीज़ GoDaddy। सही बात। होस्टिंग, वहीं से हमें होस्टिंग मिल गई 1000 रुपये में। हमने कहा होस्टिंग मिल गई, क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे थे, तो हमारे पास डेवलपर्स बेतहाशा थे जो वेब कंटेंट क्रिएट कर रहे थे। तो हमने उनको कहा, तो वो हमें 10,000 रुपये में, मतलब एक 10,000 रुपये में हमारी काफ़ी अच्छी वेबसाइट बन गई थी, डोमेन के साथ, होस्टिंग के साथ, सारा कुछ। अच्छा, ये फेज़ निकल गया। अब हमने कहा कि हमने प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट लाना है, बनवाना है जो इसके अंदर डाला हुआ है। फिर वो हमने किया, वो हमने मंगवाया, हमने वो ऐड किया, वो शर्ट्स बनी। हम फिर एक वेंडर के पास गए, काफ़ी वेंडर ढूंढे हमने पिंडी के अंदर। पिंडी में हम एक वेंडर के पास गए, हमने कहा ये चीज़ें हमें चाहिए, हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, आप हमें ये बना देना। कहते ठीक है, बना दूंगा। तो हमारी एक एग्रीमेंट तय हुआ, तो उन्होंने बना के दी हमें। और वो शायद उनकी ज़िंदगी का, मतलब हमने जो उनके बारे में नेगेटिविटी सुनी हुई थी कि उस वेंडर के बारे में, ये पैसे फंसा लेता है, आपको चीज़ नहीं देगा, 2-2 3-3 महीने मतलब वेट करवाएगा। तो वो उसके बिल्कुल बरक्स रहा कि उसने हमें मतलब जो टाइम कहा था उससे 3-4 दिन के बाद हमारे पास वो पूरे की पूरी सप्लाई आ गई। जब सप्लाई आ गई तो फिर हमने मार्केटिंग स्टार्ट की। उससे पहले हमने कुछ भी नहीं, हम सिर्फ अवेयर कर रहे थे कि हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करें, कमिंग सून ये। अच्छा, वहाँ जब प्रोडक्ट आ गया, जब हमने मतलब मार्केट के अंदर दी, लोगों को दी, तो उन्होंने वाकई एडमायर किया। उन्होंने कहा यार वाकई कोई चीज़ मज़े की है, मतलब इट लुक्स गुड। जब भी आप वॉश करते हैं तो उसका मतलब अपनी शेप नहीं ख़राब करता। फिर उसके साथ हमारा एक और प्रोडक्ट था, वो मैग्नेटिक कॉलर स्टेज, आपने शायद सुना हो। स्टील की बोन होती है, साथ मैग्नेट्स होते हैं। तो वो पाकिस्तान में अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ हमारे पास है, अभी तक फ़िलहाल किसी के पास भी नहीं है। तो ये हमारा सारा स्टार्टअप रहा। तो इसमें स्टार्टअप के बाद हमने दूसरी आर्टिकल्स बनवाए प्लेन शर्टों के। हमें कहा कि हमें प्लेन्स बना के दो, हम प्लेन्स बनवाए। उसके बाद तीसरा जब हमारे एक ऑर्डर मिला रेड्स एंड एसोसिएट से, उन्होंने कहा जी हमें वाइट शर्ट्स चाहिए, हमें इस तरह बना के दो। 50 शर्ट्स का ऑर्डर था। वहाँ जब मैं गया तो वेंडर बिज़ी था उस वक्त ना, मतलब ईद का सेशन चल रहा होता, तो ये लोग बिल्कुल किसी एक्सटर्नल ऑर्डर पे नहीं देते। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने बना दी, काफ़ी रिक्वेस्ट की कि यार बना दो, मतलब जो भी है सीन है, पैसे ले लो, थोड़े ज़्यादा ले लो, लेकिन बना दो, हमें चीज़ बना दो। चीज़ उसने बना दी। काफ़ी मतलब इशू ये आया कि वाइट शर्ट थी, वहाँ कोई क्वालिटी चेक नहीं कर रहा था। अब मैं परफेक्शनिस्ट, उस मैंने कोई एक भी एरर होगा तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता। मैं कहता हूँ नहीं, पड़ा रहे, लॉस हो जाए, नहीं चाहिए मुझे। तो वहाँ ये हुआ कि वो शर्टों पे बहुत सारी दाग थे। वाइट शर्ट है ना, एक हल्का भी हो तो वो नुमाया हो जाता है। मैं परेशान हो गया वहाँ जाके, मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा यार आपको एडवांस पैसे दे चुका हूँ, मैंने वो नहीं किया, लेकिन अगर ये क्वालिटी दोगे तो मैं आगे, मुझे तो सारा लॉस हो गया। फिर मैंने वो क्या किया कि वो उन्होंने कहा जी मैं करवा देता हूँ, मैं भेजता हूँ। मैं कहा आप रहने दो। मैं वो लिटरली 75 शर्टें उठा के घर लेकर आया। मेरी पूरी की पूरी रात लगी, मुझे 2 दिन बाद माल डिलीवर करना है। पूरी रात लगी, वो जहाँ जहाँ दाग था उसका एक केमिकल मिलता है, वो पूरा प्रोसेस किया सारी रात जाग के। वो प्रोसेस करने के बाद वो मैंने जब ऑल क्लियर हो गया ना शर्ट्स, फिर मैं खुद प्रेसिंग पे बैठ गया। मैं कहा यार अब उधर गया तो उन्होंने फिर जलील कर देना। प्रेसिंग में उनका मटेरियल सारा ले आया था प्रेसिंग का, मैं वो नहीं किया कि यार मैं क्यों करूँ, मैं पैसे तो दे चुका हूँ पूरी चीज़ों के, अक्सर होता है ना इस तरह का। अब मैं जब प्रेसिंग करने लग रहा हूँ तो मुझसे वो प्रोफेशनली ज़ाहिर है मेरा काम नहीं है, तो वो मज़े की वो नहीं आ रही। तो फिर मैंने पूरा का पूरा उसके अंदर डाला। मैं उधर गया, मैंने उसका क्या नाम है प्रेसमैन का नंबर ले लिया था, मैंने उसको कॉल की। सुबह 8 बजे बुलाया, वो ज़िंदगी में शायद सुबह 8 बजे ना आया, मेरे लिए सुबह 8 बजे आया। उसने वो पूरा माल प्रेस किया, मुझे 12 बजे पूरा माल प्रेस होके मिला। और उसको घर जाके मैंने, और क्या नाम है, वहीं से बॉक्सेस बनवाए बड़े प्रोफेशनल, मतलब थोड़ी सी ना प्रेजेंटेशन आपकी बड़ी मैटर करती है। वो बड़े बॉक्सेस वो पिंडी से बन जाते हैं, तो वो बनवाए जिसमें 25 शर्ट्स की पैकिंग होती है। तो वो 2 डब्बे मैंने भरे, वो 2 बंदों के साथ लेके जाके ऊपर रखवाए। उन्होंने खोला कॉलेज स्टेज, तो मतलब ये चीज़, मुझे कॉल आई वहाँ से ना 4 दिन बाद कि यार हमारे उन्होंने वॉश की है तो वो शर्ट पे बबल्स आ गए हैं। आप बताइए, बबल्स आ गए लोकल वो। तो मतलब आई वॉज शॉक्ड। मैं पैसे ले चुका हूँ, मैं पैसे दे चुका हूँ, मतलब एवरीथिंग इज़ डन। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे रिटर्न ले लेता हूँ, मुझे कोई इशू, आप मैं आता हूँ चेक कर लेता हूँ, तो मैं आपसे रिटर्न ले लेता हूँ। तो वो रेड्स एंड एसोसिएट के जो CEO हैं शाहिद भाई, वो मेरे अब्बा जी के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने अब्बा जी को उस तरह नहीं बताया, मैं चला गया। तो
उस वक्त वो थे नहीं। मैंने कहा ठीक है मैं आपसे ये रिटर्न ले लूँगा सारी चीज़ें ना। तो कहीं उनको पता चली बात कि यार ये सीन हुआ है, तो उन्होंने रिटर्न नहीं करने दिए मुझे। मतलब वो उनका बड़कपन था एक। लेकिन उस फेज़ में मतलब वो मेरा टर्निंग फेज़ था कि मैंने कहा यार अब उस वक्त ये था कि जून जुलाई चल रही थी। मैंने कहा यार अब हमने किसी भी बाहर से हमने काम नहीं कराना, हम वाइंड अप करते हैं जितना हमने काम कर लिया। उसके बाद हम जैसे ही ग्रेजुएट होंगे हम अपनी फैक्ट्री लगाएंगे और अपनी प्रोडक्शन अपनी क्वालिटी के हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। वही हमने एक पूरा बिज़नेस प्लान बनाया उस वक्त बैठ के। पहले बना हुआ था, हम उसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन वहाँ कट हो गया कि हमें क्वालिटी ख़राब मिली तो हमारा फिर कस्टमर ख़राब हो जाए तो वो मैटर नहीं करता, बिज़नेस चलता ही कस्टमर से, सेल से। अच्छा, फिर हम जनवरी में हमारे क्या नाम है ग्रेजुएशन हो गई, हमने थीसिस दे दिया, अपना डिफेंड कर दिया, अब हम फ्री हैं। जिस दिन फ्री थे हमने उसी दिन से, हमने ये नहीं कहा कि हम फ्री हो गए यार चलो रिलैक्स करते हैं, उसी दिन से हमने अपनी जगहें तलाश करने लगी पिंडी के अंदर कि हम कहाँ कहाँ अपनी जगह पे बना सकते हैं। तो विद इन वीक हमें जगह मिल गई उसी के मतलब ग्रेजुएशन के एक वीक के बाद। तो हमने जगह ओके की, हमने स्टाम किया 1 साल का और हमने फिर मशीनरी की तरफ निकल गए। मशीनरी आई, मशीनरी के बाद हम कपड़ा लेने चले गए। अभी मतलब वर्कर्स नहीं है हमारे पास, हमें ये नहीं पता हमने आगे क्या किस हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन हम अपनी चीज़ें पूरी कर रहे हैं। हम कपड़ा लेने चले गए, हमने कपड़ा काफ़ी अच्छी चीज़ों से मतलब मुख्तलिफ़ जगहों से इकट्ठा किया, ला के रख दिया। अब हम वर्कर्स ढूंढ। अब बात आती है परफेक्शनिस्ट की कि हमें बंदे काम के नहीं मिले। मतलब हम 3 महीने मतलब जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल भी, अब हम जाके थोड़े से सेट हुए हैं इस मामले में कि हमें वो जो टीम मिल रही थी ना बार बार, वो इस काबिल नहीं मिल रही थी कि हम उन पे रिलाय कर सकें। वो पैसे हम उनको अच्छे दे रहे थे, पर ज़ाहिर है जिसको काम ही ना आता हो वो आपको किस तरह क्वालिटी देगा। तो जब मैं क्वालिटी चेक करता था प्रोडक्ट की तो डिज़ास्टर होता था। तो मैं कहता था भाई जितने पैसे बनते हैं आप लो और चले जाओ, बहुत शुक्रिया आपका, हम काम नहीं कर सकते। वो पूरी टीम की टीम चली जाती थी, हमारा फिर हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते ज़ाया हो जाते थे। नई टीम आते आते, क्योंकि सीज़न अब चल रहा है ना, मतलब कोई भी नहीं छोड़ता अपना काम। दूसरी टीम आई, दूसरी टीम ने भी उसी तरह काम किया, कोई प्रोग्रेस नहीं। हम थोड़े से डिसहार्ट हो गए अभी भी, मतलब कि यार पैसे लग रहे हैं हमारे लेकिन आउटकम कुछ नहीं है। ठीक है सेल ना हो लेकिन एटलीस्ट कुछ हो तो सही, हम किसी को बता सकेंगे। पीछे फिर हम बता चुके हैं यार हमने फैक्ट्री लगा ली है, सारे पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो भाई, आपको पता है बच्चे कर रहे हो तो पेरेंट्स के हिसाब से क्या चल रहा होता है। तो बड़े इम्पेशेंट हैं। हाँ तो उसके बाद फिर हमारे पास तीसरा बंदा आया जो अभी एग्जिस्टिंग है, जो हमारे साथ काम कर रहा है। उसको हमने मतलब चीज़ें बताई, हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, हम पैसे आपको डबल दे देंगे, हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट का रेट क्या चल रहा है, पर हमें क्वालिटी आपकी वैसी ही चाहिए जो हमें चाहिए। पैसे हम आपको दे देंगे आपकी मर्ज़ी के, क्वालिटी आप हमें दें हमारी मर्ज़ी के। अच्छा, वो उनने सैंपल बनाए, सैंपल काफ़ी अच्छे थे, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थे, क्योंकि आप एक 3 टीमें पीछे गुजार चुके हो ना, तो बंदे के दिमाग में अब यार ये क्या करेगा। मैंने ऑन स्पॉट उनको हायर कर लिया। मैंने कहा जी ठीक है आप हायर हो जाएं। वो मतलब ये वाला डिसीजन हमारा ज़िंदगी का एक और टर्निंग पॉइंट था कि हमने किसी को भी हायर आज तक एज अ सैलरी पे नहीं किया, एज अ मंथली बेसिस पे नहीं किया, हमने हमेशा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे हायर किया लोगों को। तो यहाँ मैंने वो बंदे कड़वा घूट लेके ना ज़िंदगी मतलब थोड़ा सा सैलरी पे हायर कर दिया, वो भी खुश हम भी खुश, चलो जी ठीक है कुछ हुआ। अब वो 3 बंदे तो चलो ठीक है, लेकिन जब वो टीम आई ना उनकी फर्दर 1 करके 2 करके 3 करके, तो वो भी डिज़ास्टर थी। मतलब वो जो वर्कर थे, जो लेबर थी, तो मैं उस ज़ाहिर है बंदा इतना इन्वेस्ट कर रहा हो तो फिर गुस्सा आ जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम आहिस्ता उनको रिजेक्ट करते गए। हमने कहा भाई आप नहीं काम कर सकते, आप चले जाएँ। एक आध को तो गुस्से से भी निकाला कि उन्होंने माल हमारा काफ़ी ख़राब कर दिया। तो फिर जाके हमारा ये अब सेट है। अब जब चीज़ें प्रोडक्शन हो चुकी हैं हमारी कुछ इस तरह की कि यार हम वाकई चीज़ें कर सकते हैं, तो फिर हमने लॉन्चिंग की दोबारा से। हमने कुछ कुर्ते निकाले, कुछ शर्ट्स निकाली। अभी डिज़ाइनर कुर्ता, मतलब मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया हुआ है, तो डिज़ाइनिंग सारी की सारी मेरी है। तो उसमें यह है कि फिर वो जो डिज़ाइनर कुर्ताज़ हैं वो ईद के लिए हमने छोड़े हुए हैं कि अब ज़रा कुछ उससे भी आ जाए। साथ के साथ हमने उस सेटअप को चलाने के लिए हमने लोकल ऑर्डर्स पकड़े। पैराडाइज़ की जो डिफरेंट इस तरह के मार्कीज़ होती हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनकी वर्दियाँ बना दी, उनके यूनिफॉर्म्स बना दिए। उससे ये हुआ कि हमारा कुछ ना कुछ सपोर्ट होती रही। बचा कुछ नहीं, लेकिन सर्वाइव हम करते रहे अभी तक, तो आगे भी इसी तरह करते रहेंगे।
तो ये सारा का सारा अभी हमारा मेंस गज़ेट का फेज़ हुआ। यार ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो ख़ास तौर पर जो टीम का बार बार चेंज होना है ना, दिस मतलब मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि ना कितना ये डिसहार्टनिंग एक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार चलो एक नहीं, दो नहीं, तीन, चलो चौथा बंदा, बट और फिर उस दौरान पैसा तो चले, पैसा एक साइड पे ना, जो टाइम आपका ज़्यादा होता है उसका कोई आउट मतलब वो वापस पैसा आपका जितना चाहे ज़ाया हो जाए वापस आ जाता है ज़िंदगी में, लेकिन जो टाइम आपका ज़ाया होता है ना वो मतलब मेरे भी आप प्रोफाइल कहीं पे भी पढ़ें तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी चीज़ टाइम है। टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए अपना। इस पे वैसे थोड़ा सा वो रिलीजियस टोन मैं आपको देता हूँ कि सहाबा जो थे ना वो अपने टाइम पे ज़्यादा फोकस करते थे, पैसे पे इतना फोकस नहीं करते थे। तो ये एक बहुत इस्लामिक किस्म की भी चीज़ है। अच्छा, मेरी और अब्बा जी से बहस भी इसी बात पे हो जाती है। मैं टाइम पे फोकस करता हूँ, अब्बा जी पैसे पे फोकस करते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं मुझे टाइम बचाना है, नहीं मुझे पैसा बचाना है। तो हाँ, चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। अच्छा चलें फिर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, आपकी लाइफ में मोटिवेशन क्या है? व्हाट मोटिवेट्स यू? मेरा वाई, मतलब क्यों मैं चाहता हूँ कि यार मुझे लाइफ में ये करना है। और यही बात है कि मोस्टली मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ना उनको क्लियर नहीं होता कि वो ये करना क्यों चाहते हैं। जब तक आपका ये क्यों या वजह आपकी क्लियर नहीं होगी ना, आप मोटिवेट नहीं रह पाएंगे हमेशा के लिए। तो मुझे हमेशा से वही, जैसे मैंने अभी आपको पहले बात की थी कि हम खुद ही पे पहले आ गए थे कि मैं हमेशा से देने वाला हाथ रहा हूँ, मतलब किसी को दूँ, मतलब किसी से छीनूँ नहीं है, किसी से लूँ नहीं। तो अब चीज़ें ऐसी ही रही हैं कि मैं चाहता हूँ कि मतलब एक एम है कि इतना कमा रहा हूँ कि जब उसका एक परसेंटेज जाए किसी को तो उससे उनका सिर्फ हेल्प ना हो, उनकी लाइफ सेट हो जाए। मतलब हम हमारा खुम्स जाता है, ज़कात जाती है, तो उसमें ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि मतलब बड़ा बोल नहीं है लेकिन 10 करोड़ रुपया एक साल का अर्निंग हो, तो उसमें से जब 5 करोड़ निकले ना साइड पे वो 50%, तो 50% वो 5 करोड़ में हम ज़कात नहीं देंगे। मतलब जिस तरह हम दे देते हैं 1000 रुपये, 2000 रुपये, हम लाख लाख 2-2 लाख रुपए फैमिलीज़ को देंगे। और सिर्फ देंगे नहीं, एक कंपनी ऐसी सेट करूँगा कि जो उन फैमिलीज़ को बाकायदा सेट करें, 2 लाख रुपए दें, उनका पूरा बिजनेस स्टार्टअप के लिए उनको सेटिंग करें ताकि वो दोबारा कभी किसी से ना मांग सकें। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, एवरोएस का हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है, और अभी हमने जो इतनी ट्रेनिंग्स कराई है ना उसके अंदर भी 51% जो है ना सदका देते हैं। मैंने सुना था ये, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं मतलब हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो आपके पास डेली का खर्चा ज़रूर होगा। अगर आप उस खर्चे में से कुछ नहीं निकाल सकते ना, तो आप ये भूल जाएं कि आप ज़िंदगी में अपने कमाने के बाद कुछ निकाल पाएंगे। अब अगर आपके पास 100 रुपये है ना, तो आप 50 रुपये या 20 रुपये या 30 रुपये किसी को नहीं दे सकते ना, तो आपके पास लाख रुपया होगा तब भी नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी की सारी मेंटालिटी है। नहीं, हमें अब शुरू में लोगों ने कहा कि यार तुम ये करना चाह रहे हो ना तो साल बाद कर लेना, इस टाइम पे ना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा अभी सारा कुछ। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। वो लाइफ के अंदर ऐसे मौके आते हैं कि वो फिर आप कहते हैं नहीं यार अभी नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा, बाद में तो हो सकता है। इस वक्त वो मजबूर है, मतलब अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं, वो आया मेरे पास, जैसे एक बंदा आया, मतलब वो इतना मजबूर है कि घर में रोटी नहीं है, मेरे पास 1000 रुपये पड़े हुए, मेरे पास 1000 रुपये पड़े हुए। अब मैं उसे कहूँगा यार एक काम कर, 1 माह बाद आई वो मेरी सैलरी आ जाएगी, फिर तुझे तो 1 माह बाद क्या, उसको तो मिल जाएगा। लेकिन वो ज़रिया, हमें खुदा ने ज़रिया, मतलब जिनके पास अल्लाह ने जिनको दिया है ना, उनको ज़रिया बनाया हुआ है कि यार तुमने उन तक पहुँचाना है। जैसे कहते हैं ना, बीमार की तीमारदारी करने जाओ, अल्लाह वहाँ होता है, नहीं आते तो अल्लाह पूछता है यार तुम वहाँ क्यों नहीं आए, मैं मौजूद था। तो ये भी इसी तरह ही है कि मैंने तुम्हारी तरफ बंदा भेजा, तुम इतने, तुम्हारे पास तुम्हें दिया हुआ था और तुम नहीं दे पाए। तो ये मतलब मेरे नज़दीक मेरा एक ये वजह है कि मुझे लोगों के लिए कुछ ऐसा करना है कि फिर उनको ज़िंदगी में दोबारा वो पुराना दौर में जाने की ज़रूरत ना पड़े। एक्सेलेंट, ये हमारी शेयर्ड मोटिवेशन है फिर इसमें, माशाल्लाह। अच्छा, आपके ख्याल में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की सबसे ख़ास बात क्या है? व्हाट्स द स्पेशल थिंग अबाउट अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, वो सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए उसके अंदर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ज़िंदगी में मौके ऐसे आएंगे कि जहाँ आप डिसहार्ट हो जाएंगे, जहाँ आप कहोगे यार बस अब नहीं यार, बस ख़त्म, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाऊँ। तो वही फेज़ होता है कि आपने एक लिटिल एक्स्ट्रा दोबारा करनी है और आपको मोटिवेशन। मज़े की बात यही है कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है जो उस स्टेज में अपने आप को दोबारा से खुश करे और मोटिवेट कर सके। एक चीज़ ये, और दूसरी उसके बाद चीज़ें ये होती हैं कि प्रेशर हैंडल कर सके। मतलब वो किताबी बातें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, जब प्रैक्टिकल में बंदा आए तो प्रेशर हैंडल वाला हो,
ऐसा ना हो कि यार ज़रा सा प्रेशर आया तो क्या ओहो मैं बस थक गया, नौकरी की तरफ नहीं। अच्छा, आपके ख्याल में सेल्फ डिसिप्लिन जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं एक मज़े इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं तुम पागल हो, हम जिस वक्त सोते हैं तुम उस वक्त से पहले उड़ जाते हो। तो मैं ये कहता हूँ यार, अच्छा हमारी जो मेंटेलिटी है ना हमारे माशरे की, वो ये है कि यार कुछ हमारे पास पैसा होगा तो हम किसी को हरा सकते हैं। अरे नहीं, मैंने जिनको फॉलो किया करता था, जिनकी किताबें पढ़ता था, वो उनके बारे में जब स्टडी किया तो कोई 5 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है। मतलब ये 2 टाइम थे, कोई 5:30 बजे उठ रहा है। उनका एक टाइम सेट था कि वो अर्ली राइजर्स थे। मैंने कहा यार ये लोग तो उठ रहे हैं, इनको कैसे हराया जा सकता है। मैंने अपना अलार्म 4 बजे का सेट करने लग गया। तो मैंने वो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि जो मर्जी हो जाए, मैं सुबह 12 बजे भी सोऊं तो 4 बजे ज़रूर उठूँगा। तो वो एक ऐसी डिसिप्लिन सेट हुआ कि मैंने उनको वैसी ज़िंदगी में एक स्टेप पीछे कर लिया। चाहे पैसे हैं या नहीं है, डजेंट मैटर, आपकी मेंटेलिटी, आपका माइंडसेट आपका साथ चलता है और वही आपको लीड करता है। अच्छा, ये इसमें ना एक बड़ा मुझे मज़े का कोट लगता है, वो ये है कि 5 AM इज़ द टाइम व्हेन ईदर लेजेंड्स आर गोइंग टू बेड और गेटिंग अप। मैं उससे पहले हो जाता हूँ। और इसमें ना 2 और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। हिटलर जो था ना, उसकी बड़ी मज़े की रूटीन थी। वो सुबह 6 बजे सोता था, सुबह 6 बजे, और उठता था 12 बजे। ये उसकी रूटीन थी। और फिर इलॉन मस्क जो है ना, उसका एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहता है कि यार बाकी CEOs जो है ना, दे आर वर्किंग 40 आवर्स अ वीक, आई एम वर्किंग 100 आवर्स अ वीक। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स है, अगर किसी के लिए आप 40 घंटे काम करने में खुश हैं तो आप वहीं रहें। आप मतलब मत ये करें कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूंगा या मैं करूंगा, क्योंकि आपको 100 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ेगा और हो सकता है आपको रेवेन्यू भी ना मिले। सही बात है। मतलब अगर आप ये कर सकते हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आइएगा। वो सेल्फ मोटिवेशन होती ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लगा रहे हैं, आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटकम नहीं आ रहा होता ऑन दैट टाइम। लेकिन वो एक आप पेड़, एक बूटा लगा रहे हैं तो वो इन फ्यूचर आपको ज़रूर फल देगा। अच्छा, आपके पास कोई रिटन प्लान्स हैं अपने बिजनेस के बारे में जो आप फॉलो कर रहे हैं? एक नहीं, बहुत सारे। मतलब अभी जो फॉलो कर रहे हैं उसका तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो मुझे काम करना है उसका बाकायदा एक प्लान बना के रखा हुआ है कि मुझे इस स्टेज में जब पहुंचूंगा तो चाहे फॉलो हो ना हो, लेकिन एक सेल्फ मोटिवेशन रहती है कि यार, मतलब वो मेरी अक्सर बड़ों से बहस यही होती है कि यार क्या तुम जॉब करो, तुम पढ़ो, PhD करो, मतलब आप जॉब करो, तुम्हें 2 लाख रुपए तो महीना मिल ही जाएगा। मैं कहा PhD करने तक मेरे 10 साल ज़ाया हो जाएंगे, और 10 साल बाद अगर मैं 1.5 लाख करूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौला पाक का बड़ा करम है कि मैं अभी बहुत अच्छा कमा रहा हूँ कि 10 साल की मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। तो और वो तभी चुप होते हैं जब आप कुछ दुनियावी चीज़ ले लो। तो मैंने जब गाड़ी ली तो सारे चुप हो गए। मतलब वो कहते हैं जी आप ये अब नहीं कुछ बोल रहा बस इसको खामोश रहे, इसको करने दो जो करने दो। इससे पहले जब तक ज़ाहिरन कुछ चीज़ें फितरत है इंसान की, आप बोलते रहते हैं। जैसे मैंने अभी स्टार्ट इंटरव्यू की बात की कि मैं भी इस तरह का एक सेटअप चाहता हूँ, लेकिन जब तक लोग ये नहीं, अक्सर आपने इंटरव्यू में लोगों के कमेंट्स देखे होंगे कि यार पहले अपने बारे में तो बताओ तुम क्या करते हो। मतलब खुद कुछ हो नहीं, लोगों को लेक्चर देने लग गए। इसमें मैं बाय द वे आपको बताऊं, ये एक बड़ी मज़े की एग्जांपल है। एक कमेडियन है डेव शपेल के नाम से, अमेरिकन, मुसलमान है बाय द वे, अफ्रीकन अमेरिकन। तो वो जो है ना, उसके पेरेंट्स दोनों जो है ना, वो PhDs थे, प्रोफेसर थे वाशिंगटन के अंदर। तो वो जो है ना अपनी फैमिली का वाहिद बंदा था जिसने ना कोई एजुकेशन हाई स्कूल के बाद नहीं की। तो वो जब हाई स्कूल से स्टैंड अप कॉमेडी में जा रहा था 14 ईयर्स की एज में, तो वो कहता है कि मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि ना तुम प्रोफेसर बन जाओ, देखो तुम्हारी नौकरी जो है मेरी तरह की होगी, मैं तुम्हें गाइड करूँगा सारा कुछ। तो वो कहते हैं इफ़ आई कैन अर्न द सेम अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर अर्निंग डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी, आई वुड रादर डू स्टैंड अप कॉमेडी। तो वो कहता है कि फिर मेरे वाले साहब ने कहा कि ज़बरदस्त, जाओ गो डू दैट। और अब ना उसकी जो नेटवर्थ है वो है $100 मिलियन। अगर मतलब वो एक नेटफ्लिक्स की एपिसोड पे $20 मिलियन चार्ज कर सकते। इट्स अमेजिंग। वही आपका स्टार्टअप, आपका माइंडसेट मैटर करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके ख्याल में मल्टीटास्किंग बेहतर है या एक काम पे फोकस करना? इट डिपेंड्स। जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं ना तो आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है आपके पास इतने एक्सपेंस तो होते नहीं कि आप इस एक्सपर्टीज़ वाले बंदे के लिए बंदा हायर कर लें, इस एक्सपर्टीज़ के बंदे के लिए बंदा हायर कर, तो आपको वो सारे काम करने पड़ते हैं। मेरी एक सजेशन ये है कि घर का नेट एक अच्छी स्पीड वाला लगाएं।
फिर आपको शायद ज़रूरत ना पड़े इन सब चीज़ों की, तब आप एक अच्छा स्टार्टअप, लेकिन फिर जब आप एक्सपैंड करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है, आप सारे काम नहीं कर सकते। और जितना ज़्यादा आप टाइम की लेवरेज करेंगे ना, उतना आप ज़्यादा सक्सेसफुल, मतलब जितने ज़्यादा आप रिप्लेस होते जाएंगे ना, अपने आप को रिप्लेस करेंगे अपने, मतलब जैसे अब मैं अभी फ़िलहाल तो मैं सी हूँ, लेकिन मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि किसी और को हायर करूँगा, खुद थोड़ा सा साइड पे हो जाऊँगा, लेकिन तब तक मुझे काम करना पड़ेगा जब तक एक पर्टिकुलर अर्निंग नहीं हो जाती कि मैं किसी सीईओ को अफोर्ड कर सकूँ। अच्छा, वॉरेन बफे का एक बड़ा मज़े का रूल है, वो कहता है कि इफ़ आई कैन डू समथिंग 100% कैपेसिटी एंड समवन कैन डू इट एट 60% कैपेसिटी, आई विल लेट इट गो। मैं वो बंदा करे, मेरे पास और कुछ करने के लिए टाइम, एग्जैक्टली, क्योंकि वो अपना टाइम को लेवरेज कर रहा है ना, टाइम स्पेयर कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में बिजनेस करने में क्या डिफ़िकल्टीज आपको पेश आ रही हैं? नया स्टार्टअप हो तो वो लोग उसको एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। मतलब अब जैसे मेरा अब क्लोथिंग ब्रांड है, अब इंडस्ट्री तो मेरी गारमेंट्स की है, क्लोथिंग की है, अब बेतहाशा लोग हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं जो उसमें, अब वो कहते हैं यार ये पीछे ने क्या किया, मतलब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स ने क्या किया जो ये कर लेंगे, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करते जब तक कोई चीज़, या जब तक वो हमारे कस्टमर नहीं बन जाते। इसी तरह जैसे टेक्निकल स्टार्टअप्स हैं, कोई ऐप बना रहा है कोई, तो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, जब एक्सेप्ट कर देते हैं वही फेज़ होता है आपका, बेसिकली फेज़ ही वही होता है। बाकी जो हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मेरा नहीं ख्याल कि कोई और डिफ़िकल्टी है, क्योंकि यूथ है 51% मेरा ख्याल है स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। 35 ईयर से लेस 70% है और 20 से लेस 30% है। 30% है, मतलब इन बिटवीन मेरा ख्याल है कि जो 20 से लेके 30 के बीच हैं वो 40% हैं। लेस देन 35 का पूरा कर लेना, दैट्स इट, 70%। तो वो भी बहुत बड़ा, और ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है, ये हमारे अपने स्टैटिस्टिक्स नहीं है जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फिगर है हमारे लिए कि वो, और वो इसमें यही है कि वो प्रमोट करते हैं, ज़ाहिर देखते हैं हम जैसा ही है यार, कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, चलो देखते हैं क्या कर रहा है। बस मतलब लोगों को पता चल गया कि स्टार्टअप होती है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना है, और आप जैसे लोगों को देख के ना मुझे बड़ी खुशी होती है, बिकॉज दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। मेरा जो विजन है पाकिस्तान के बारे में ओवर द नेक्स्ट 12 ईयर्स जो मैं लगा हूँ। जब मैंने आपको फॉलो नहीं किया था ना, मतलब लिंक्डइन पे या कहीं पे भी, मतलब लिंक्डइन तो मैंने बहुत बाद में ज्वाइन किया, मतलब रिसेंटली ज्वाइन किया कहीं, तो उससे पहले मैं बच्चों को ट्रेन करता हूँ, अपने जितने कज़न्स हैं ना, तो मतलब वो मुझे ईरान के खुमैनी साहब, उनकी ये बात बड़ी पसंद है कि उन्होंने जब वो तब्दीली लाई थी ना, एक पूरी जनरेशन चेंज की थी, तो उन्होंने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था। वो उन्होंने बच्चों को ऐसा ट्रेन किया कि जब वो बच्चे बड़े हो गए, टाइम लगा, लेकिन जब वो बच्चे सारे के सारे एक मेंटालिटी पे थे, तब जाके इनकलाब आया। अभी भी मेरा माइंडसेट वही है कि बजाय मेरे जैसों को चेंज करने के, हम अगर उस जनरेशन को चेंज करें, क्योंकि हमारे जैसों को चेंज करने में एक इशू है। इशू ये है कि वो जब ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको घर की तरफ से इतना बड़ा इशू है कि भाई क्या करोगे, जॉब करो, पैसे लाओ। मोस्टली अगर हम 70% ना भी सही तो 60-70%, मतलब 60% तो हैं ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब करनी है, आपको पैसे लाने हैं घर के अंदर, आपको घर को सपोर्ट करना है। तो हम चाह के भी ना, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे मेल फीमेल दोनों से इंटरेक्शन रहा है इस गुफ्तगू पे कि भाई कोई बिज़नेस कर लो, घर में कर लो, नहीं जॉब करनी है। मतलब हम चाह के भी ना बिज़नेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अभी पैसे चाहिए, राइट नाउ पैसे चाहिए। नहीं, वो उन्हें लगता है यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर फ़ौरन जो है ना उसकी तरफ, वो नहीं होगा। उसकी तरफ मैं आऊँगा, मैं उनको बताऊँगा कि आप कैसे पैसे बगैर जॉब के भी कमा सकते हैं, कितने सारे सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं। तो ये मतलब उनकी मेंटालिटी चेंज करना हमें टफ टाइम लगेगा, और बजाय इसके कि हम इतना टाइम उन पे, अगर हम छोटे बच्चों पे जो ग्रूम कर रहे हैं ना, इवन 5th क्लास के बाद, मोर देन इनफ, वो बच्चे इस तरह मतलब ऐसे पैशनेट होते हैं ना, उनको मेरा भाई छोटा रज़ा से आप इंटरव्यू करें ना, को क्या करना है, बिज़नेस करना है, और एक स्ट्रेट आंसर, क्यों, कौन से बिज़नेस करना है, बहुत सारे करूँगा। तो कितने पैसे कमाने हैं, ओ बहुत सारे। तो ये मेंटेलिटी हमें बच्चों में चाहिए, मतलब वो उनको ये नहीं, अब 7वीं क्लास का बच्चा है, उसको क्या पता है यार, मतलब ज़िंदगी क्या है, पैसे क्या है, अभी तो सारे अब्बा जी दे रहे हैं, हर्डल्स कह लेंगे ना, उसकी मेंटेलिटी एक सेट है यार, लाला कर रहे हैं, बड़े भाई कर रहे हैं, कुछ मज़े का ही होगा जो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर हम अगर ग्रूम करें ना, तो मतलब हमें उतनी मेहनत शायद ना करनी पड़े जितनी हमें मेरे जैसे बंदों को मोटिवेट करने में या उनको इंस्पायर करने में। मुझे भी काफ़ी बड़ी इशू लग रही है, क्योंकि मैं लोगों को ना जॉब स्लेवरी से निकालना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसमें मुझे ना मज़ा तब आता है जब ना मुझे हफ्ते में 4-5 ऐसे मैसेजेस ज़रूर आते हैं
नॉट लॉट, मतलब लोगों को लगता है बहुत बड़ी वो नंबर नहीं है, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिनका आता है मुझे मैसेज कहना, वी सॉ व्हाट यू आर डूइंग, वी क्विट आवर जॉब्स एंड वी स्टार्टेड आवर ओन बिजनेस, नाउ वी आर अर्निंग 4 to 5 times मोर। और मैं कहता हूँ यस, ये चीज़ एग्जैक्टली। अच्छा, आपके ख्याल में एंटरप्रेन्योर के लिए किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए? एंटरप्रेन्योर के लिए एजुकेशन मेरा नहीं ख्याल कि उसको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, बस उसके पीछे लगे रहना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप का एक जनरल नॉलेज उसको होनी चाहिए कि यार एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी एक एक्चुअल एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरत है भाई उसको ये पता हो कि लायबिलिटी क्या है, एसेट्स क्या हैं, दैट्स इट। ये डेफिनेशन उसकी क्लियर होनी चाहिए। बाकी कोई भी इंडस्ट्री हो, मतलब इट डजेंट मैटर कि आप 50 साल पुरानी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल कि वो मर ना गई हो। अगर वो ज़िंदा है तो आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। बस उसका एक पैशन होना चाहिए, उसके बारे में दूसरों से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, मतलब उस एक प्रोडक्ट के बारे में। ये ना हो कि आपके पास नॉलेज नहीं है और आप कह रहे हैं जी मैंने जो है क्या नाम है एक ऐप बनानी है। अब मैं अगर कहूँ जी मुझे ऐप बनानी है, मुझे तो पता ही नहीं है ऐप कैसे बनती है, उसकी कोडिंग का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, मैं कैसे बना पाऊँगा। मैं चाह के भी अगर लेट्स जस्ट से मैं सीख लेता हूँ, लेकिन मैं टाइम लगेगा, मेरा टाइम ज़ाया, ऑन स्पॉट मैं नहीं कर सकता। तो जो आपका पैशन है, जो आप वाकई करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको बचपन से, जब से पैशन घुसता है ना, तब से आप सीख रहे होते हैं। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में ना वॉरेन बफे वाज गिविंग अ कमेंसमेंट स्पीच, तो उसमें वो ये कह रहा था कि दी ओनली थिंग दैट आई लर्नड वाज अकाउंटिंग, जो कि काम की मेरे थी। तो वो बिल्कुल ठीक है, उससे जब तक एसेट्स और लायबिलिटीज़ नहीं पता होंगे तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इफ़ यू हैड 1 year टू लिव, व्हाट वुड यू लाइक टू डू? 1 year to live? 1 year मतलब आपको कह दें कि जी मेरे पास पैसे कितने होंगे? $1 million। अच्छा, और बस एक एक साल। अच्छा, आई विल लिव माई लाइफ, मैं ट्रैवल करूँगा, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया। मैं मतलब आपने लिखा हुआ था कि अगर आपके पास $1 million हुए तो दोनों मिक्स कर, हाँ क्या करोगे? तो मैंने कहा $1 million से कुछ नहीं होता, मैं उसको 100 million में कन्वर्ट करूँगा, फिर कुछ करूँगा। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जो आपको डिस्करेज करते होंगे, बहुत सारे, और इस्लाम में इन्हें हेटर्स कहते हैं और नेसियर्स कहते हैं। तो क्या उनके लिए? मैं मतलब मेरी थोड़ी सी इसमें एक अजीब सी फ़िलॉसफी है कि आपका सबसे बड़ा हेटर और आपका सबसे बड़ा नेसियर आप खुद हैं। मतलब आप चाह के भी लोग, मतलब वो एक कहावत बचपन से मशहूर है कि कोई तुम्हें कहेगा कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे, नहीं कूदोगे ना। कॉमन सेंस कोई चीज़ होती है कि आप बाकी उसकी बात पे, नेसियर्स की बात पे या हेटर्स की बात पे एग्री ही तब करते हैं जब आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप खुद एक नेसियर हैं, आप जानते हैं कि यार नहीं मेरा वाकई ये इशू है, ये चीज़ें। और बाकी तो हेटर्स मोटिवेशंस होती हैं, मतलब मैं उनको प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे मोस्टली जो स्टेटस होते हैं व्हाट्सएप के, वो यही होते हैं कि आई लव माई हेटर्स। मतलब उनकी वजह से मोटिवेशन मिलती है कि यार ये कुछ नहीं कर सकते, मैं तो कुछ करूँगा, फिर बताऊँगा इन्हें कि हाँ मैंने किया। तो उनको एक कान से सुनना चाहिए, दूसरे कान से निकाल देना चाहिए, और जो आपका पैशन है वो करना चाहिए, बस। अच्छा, जो फैमिली, अगर आप कोई फैमिली है जो कि एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट नहीं कर रही, उससे क्या एडवाइस देंगे? वो एडवाइस ये है, बड़ी मज़े की एडवाइस है कि अब्बा जी, उस बच्चे के अब्बा जी, कि आपने बच्चे की तालीम पे 50-60 लाख रुपए तो लगा दिए, मेहरबानी करके 2 लाख रुपए और दे दीजिए, गिव हिम अ ट्राई। 2 लाख रुपए दे दें, उसे कहें बस इस 2 लाख रुपए से अगर तुमने कुछ नहीं किया, चाहे तुम 1000 रुपये कमा के लाओ, अगर तुमने उस 2 लाख रुपए से या इवन लाख रुपए से कुछ भी नहीं किया, तो फिर तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी। और फिर ठीक है, एग्री है, वो बंदा एंटरप्रेन्योरशिप का है ही नहीं, वो बंदा जॉब वाला है। मतलब अगर उस बंदे ने 2 लाख रुपए, एक पाकिस्तान के अंदर रह के बहुत बड़ी अमाउंट होती है, इवन लाख रुपए बहुत बड़ी, मतलब मैं बात करूँ 10,000 रुपये से भी आप पैसे कमा सकते हैं, लाख तो बहुत दूर की बात है। तो अगर वो उससे कुछ नहीं कर सकता ना, तो फिर वो, मतलब एक चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर है, उसका कॉल है, इफ़ यू कांट अर्न विदाउट मनी, यू कांट अर्न विद मनी। आप बगैर पैसे के पैसा नहीं कमा सकते, तो बहुत मुश्किल है कि आपको पैसे दिए जाएं और आप पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि आपका नॉलेज सबसे बड़ा आपका एसेट है। अगर आप उससे पैसे नहीं कमा रहे ना,
फिर आप जो मर्जी कर लेंगे, उसी से भी पैसे नहीं कमा पाएंगे। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है कि, और ये लिंक्डइन से हैं सारे, कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी। इसका स्टार्ट करना जो है ना, ये बड़ा एक मुश्किल काम है, लेकिन इसे कंटिन्यू करना भी जो है ना, वो एक बड़ा मुश्किल काम है। तो जो कंटिन्यू आप कर रहे हैं, उसमें क्या मोटिवेशन है? मैं आपको पहले बताया, आपकी वजह बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वो अगर आपकी वजह नहीं है ना, तो आप डिसहार्ट हो जाएंगे। जैसे अब मैं एक बार, मतलब मैं थोड़ी सी, मुझसे अक्सर लोग गिला करते हैं कि यार मैं बहुत अजीब सी एग्जांपल दे देता हूँ, तो उसके लिए माजरत, कि आपके घर में अल्लाह ना करे किसी का ऑपरेशन है, मतलब वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, और उसको ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, और वो एक वाहिद चीज़ है जिससे बच सकता है। मतलब ये नहीं है कि ऑपरेशन होने के बाद मर जाएगा, नहीं, उस ऑपरेशन के बाद वो बच सकता है। तो आप अपना मतलब हर रिसोर्स लड़ा देंगे उस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप की है मज़े की एग्जांपल, कि आपको क्या नाम है, वो मोटिवेशन, आपका वो वजह कि यार मुझे वो कंप्लीट करनी है। तो एक इसमें यह है, मैंने रिसेंटली किताब ख़त्म की है, वो मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स, डीन ग्रेजियोसी की, बिल्कुल रिसेंटली आई है। तो उसमें उसने यही कहा था कि आपकी जो वाई है ना, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप ज़िंदगी में कुछ भी कर जाएंगे, आपकी जो वाई है वो मतलब अगर स्ट्रांग नहीं होगी, और उसका बड़ा आसान तरीका है, आप किसी से भी, अपने दोस्त से या किसी से भी कहें कि भाई मेरे साथ 7 वाइज की गेम खेलो। मतलब स्टार्ट ऐसे करना है आपने कि भाई तुम एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हो, तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए आप लोगों का। आप उसका आंसर दोगे, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, आपने जो आंसर दिया है वो क्यों है, फिर आंसर आप दोगे, आपने फिर वो जो आंसर दिया वो क्यों है। तो आप वो क्यों करते करते जो 7वां वाई होगा ना, वो आपके अंदर से निकलेगा। मतलब ये बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इवन लाइव सेशंस के अंदर कितने सारे लोगों ने ये किया है, ये गेम खेली है लाइव मिलियनेयर्स के साथ। ये मैं ऐड करता हूँ नेक्स्ट इंटरव्यू से। दिस विल बी इंटरेस्टिंग, बहुत मजे का है। तो वो जो 7वां वाई होगा ना आपका, मतलब अंदर से निकलेगा कि यार वाकई मतलब ये काम मैं करना चाहता हूँ। तो जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा ना, फिर ज़िंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपको पता है कि यार मुझे उस मकाम तक पहुँचना है, वो चाहे जो भी है। किसी ने रॉकस्टार बनना होता है, किसी ने आर्टिस्ट बनना होता है, किसी ने भाई, किसी का वाई होता है कि यार बस 2 वक्त की रोटी हो, बस चलता रहे, वो वाई हो। मतलब लेकिन उसका एटलीस्ट क्लियर होता है। आप लोग अपना भी वाई क्लियर करें। अच्छा, इसमें एक साइमन सिनेक के नाम से बंदा है जिसने ये वाई वाला कॉन्सेप्ट जो था ना, वो बड़ा किया था, और उसकी बुक भी है स्टार्ट विद वाई। और उसी का ही डीन ग्रेजियोसी ने भी जिक्र किया था, जब उसने उसके साथ ये गेम खेली थी 7 वाइज की, तो उसका वाई पहुँचते पहुँचते तक वो बड़ा मतलब हो गया कि यार ये मेरा वाई है। स्टार्ट तो मैंने कहीं से किया था और एंड कहीं पे किया। अच्छा, तो इस पे फिर हम इंटरव्यू कंक्लूड करते हैं, और अब आपने वो जो भी एक्सप्लेन करना था वो हम कर लेते हैं, जॉब स्लेवरी का ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।